गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ज़ीरो एफआईआर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यूनियन टेरिटरीज़ को कहा है कि जो ज़ीरो एफआईआर्स रिकॉर्ड की जाती हैं लोकल लैंग्वेजेस में, उसके साथ एक ट्रांसलेटेड कॉपी भी दी जाए जब वो ज़ीरो एफआईआर उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है ट्रांसफ़र की जाती है जहाँ से वो मैटर बिलोंग करता है। और उन स्टेट्स की अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो उसको ट्रांसलेटेड कॉपी आपको देनी पड़ेगी। तो ये लीगल वैल्यू जो एफआईआर्स की है उनको प्रिजर्व करने के लिए डायरेक्टिव दिया गया है। तो ज़ीरो एफआईआर्स होती क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबसे पहले अगर हम समझें, वो किसी भी आईपीसी, सीआरपीसी या किसी भी लॉ में डिफाइंड नहीं है। लेकिन पुलिस क्या करती है, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी का यूज़ करते हुए एफआईआर जो है वो दर्ज करती है। सेक्शन 154 क्या था? तो सेक्शन 154 कहता था कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस के पास जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, चाहे वो ओरली भी आए, तो जो है पुलिस का जो स्टेशन का जो इंचार्ज है उसको राइटिंग में उसको लिखना पड़ेगा। तो कॉपी जो है इन्फॉर्मेशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को देनी भी पड़ेगी। तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं एफआईआर में। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो है वो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या तो लिखित में हो या फिर वो ओरली दी गई होनी चाहिए हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन को, और उसको राइट डाउन करना है और इन्फॉर्मेंट द्वारा साइन होनी चाहिए वो, और उसको डेली डायरी में भी रिकॉर्ड करना है। तो अब ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट कहाँ से आया? ज़ीरो एफआईआर जो है वो किसी भी हमारी कंट्री के किसी भी पुलिस स्टेशन में विक्टिम फाइल कर सकता है, और बाद में जाकर वो जो यहाँ पर जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन होगा उसको ट्रांसफ़र वहाँ पर कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कोई रेगुलर एफआईआर नंबर इसमें नहीं दिया जाता है। रेलेवेंट पुलिस स्टेशन जो है वो रजिस्टर करता है फ्रेश एफआईआर, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो ये ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट कहाँ से आया? जब निर्भया गैंगरेप का केस हुआ 2012 में, तो जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई, तो उनकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट में ये ज़ीरो एफआईआर जो है वो कहा गया, ताकि विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह ना भागना पड़े पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, और स्पीडी रिड्रेसल हो जाए विक्टिम को, जो है टाइमली एक्शन हो सके फाइलिंग ऑफ एफआईआर के ऊपर। अब जो बीएनएसएस है, इसमें तो पुलिस जो है सॉरी जो पर्सन है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी जो है रिपोर्ट लिखवा सकता है, एफआईआर लिखवा सकता है। तो उसको फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है पुलिस स्टेशन में। तो इसलिए इजी है, क्विकर रिपोर्टिंग इसमें पॉसिबल है। बीएनएसएस में पुलिस जो है वो बाउंड है कि उसको रजिस्टर करनी होगी ज़ीरो एफआईआर, ठीक है। विक्टिम्स को फ्री कॉपी भी मिलेगी साथ में एफआईआर के, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिव्यू पटिशन। टॉपिक पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ने रिव्यू पटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि जो उनके रिट पटिशन को डिसमिस किया गया था नीट एग्जाम से रिलेटेड, उसको जो है वो रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू पटिशन क्या होती है? एक जजमेंट जब पास कर देता है कोर्ट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्शंस ऑफिशियो अप्लाई हो जाती है उस जजमेंट के ऊपर। मतलब कि अब जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस होने के बाद जो है उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब उसमें आ जाता है जो है रिव्यू पटिशन का काम। तो आर्टिकल 137 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कोई भी जो है अपनी जजमेंट या ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। कोर्ट जो है उसके पास पावर है वो अपनी रूलिंग्स को रिव्यू करने की, अगर उस रूलिंग में कोई पेटेंट एरर है, कोई माइनर मिस्टेक्स के ऊपर जो है वो रिव्यू नहीं किया जाता है। सिमिलरली हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर है, ठीक है। तो कौन से ग्राउंड्स पर ये रिव्यू पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट की जाती है? अगर कोई न्यू मैटर या न्यू इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस सामने आया हो जिससे कि केस बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, तो रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर कोई मिस्टेक है, कोई ग्रेव मिस्टेक है रिकॉर्ड में, तो उसको अगर वो पता लगती है तो उसके लिए भी जो है रिव्यू पटिशन जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है, या कोई सफिशेंट और रीज़न होना चाहिए ऊपर के दोनों ग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है? कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जो उस रूलिंग से जो अग्रीव्ड है वो रिव्यू पटिशन फाइल कर सकता है, और सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर, जो उस जजमेंट या ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो पटिशन फाइल हो सकती है, ठीक है। तो रिव्यू पटिशन जब कोर्ट में फाइल होती है तो कोई ऐसा नहीं कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लॉयर के, बल्कि क्या होता है कि सर्कुलेशन के थ्रू जजेस अपने चैम्बर्स में ही उसे सुनते हैं या देखते हैं, रिव्यू करते हैं, और एक्सेप्शनल केसेस में ओरल हियरिंग भी वो अलाउ कर सकते हैं। रिव्यू पटिशन जो है वो सर्कुलेट कर दी जाती है उसी सेम बेंच को जिसने ओरिजिनल वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट असेस करता है कि क्या इस पटिशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है या नहीं, और अगर उसको डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, तो अग्रीव पर्सन के पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है कि वो क्यूरेटिव पटिशन फाइल करे, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडोबिस। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी जो कि एक नेशनल लेवल वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट की है इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर कोची अपने कैंपस में। तो इंडोबिस है क्या? इंडियन रीजनल नोड है ये ग्लोबल ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसको होस्ट किया जाता है CMLRE कोची द्वारा। ये डेटा कलेक्ट करता है जो है मरीन स्पीशीज़ के ऊपर इंडियन ओशन में। ओके, तो ओबिस क्या है? ओबिस एक ग्लोबल रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन और मरीन स्पीशीज़ के ऊपर। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखती है ये स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड ओशन के ऊपर। 30 रीजनल नोड्स हैं इसके जो कि अलग अलग जगहों पर दुनिया में जो है ये डेटा इकट्ठा करते हैं। तो इसको सेटअप किया गया है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रुनाई। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली PM मोदी ने कहा है कि वो स्ट्रॉन्ग टाइज चाहते हैं ब्रुनाई के साथ, खासकर कमर्शियल और कल्चरल लिंकेजेस में, क्योंकि वो अभी विजिट कर रहे हैं ब्रुनाई। तो ब्रुनाई लोकेटेड है नदर्न कोस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में, और ये सिचुएटेड है नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स ऑफ द अर्थ पे। ब्रुनाई जो है वो बॉर्डर्ड बाय साउथ चाइना सी है इन द नॉर्थ, और बाकी अदर साइड से वो मलेशिया से बॉर्डर्ड है। तो इसकी कैपिटल का नाम है बांदर सेरी बेगवान, और वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स है ये साउथ ईस्ट एशिया का। मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है वो एथनिकली मलाय है या फिर चाइनीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई श्रम पोर्टल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कहा है कि ई श्रम में लगभग 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो ई श्रम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2021 में लॉन्च किया था एक नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कंट्री में। रजिस्ट्रेशन जो है इस पोर्टल में फुली आधार वेरीफाइड होती है, आधार सीडेड रहती है। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है वो इसमें रजिस्टर कर सकता है खुद को और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर। और 400 ऑक्यूपेशंस जो है इसमें बताई गई हैं 30 ब्रॉड ऑक्यूपेशन सेक्टर्स के अंदर, उसमें से किसी में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। एक बार अपने आप को रजिस्टर करता है तो फिर उसको कई तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उसके बेनिफिट्स जो है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये पोर्टल जो है वो इसको इंटीग्रेट भी किया गया है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ, स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ, माई स्कीम पोर्टल या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के साथ। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्री श्योर फंड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने एग्री श्योर स्कीम दिल्ली में लॉन्च की है। तो ये एग्री श्योर का मतलब क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ये एक इनोवेटिव फंड है जो कि रेवोल्यूशनाइज करेगा एग्रीकल्चर लैंडस्केप हमारी कंट्री में। ये फोकस है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर्स के ऊपर इसका फोकस रहेगा। तो ग्रोथ फ्यूल करना चाहता है, ये इनोवेशन फॉस्टर करना चाहता है एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो ये इसका जो है ये एक ब्लेंडेड कैपिटल फंड है 750 करोड़ रुपीज़ का। सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है की तरह रजिस्टर्ड है ये। इसमें 250 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 250 करोड़ नाबार्ड ने, 250 करोड़ जो है वो बाकी के बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से मोबिलाइज किए जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या? एग्रीकल्चर में चाहे वो फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन्स हो या फिर FPOs को सपोर्ट करना हो, इस फंड के थ्रू किया जाएगा। तो एंकरेज करेगा ये एंटरप्रेन्योरशिप को, IT बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू सपोर्ट देगा। और नैब वेंचर्स बनाई गई है एक फुली ओन्ड सब्सिडरी नाबार्ड की, जो कि इसका फंड मैनेजर होगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रग रीपर्पसिंग। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो है वो ड्रग रीपर्पसिंग के जो कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को रीपर्पस किया है और कहा है कि वो कैंसर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो ड्रग रीपर्पसिंग क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एग्जिस्टिंग ड्रग या ड्रग कैंडिडेट जो कि किसी और बीमारी के लिए बनाया गया था एक्चुअली, उसको रीपर्पस करके किसी न्यू ट्रीटमेंट या मेडिकल कंडीशन में यूज़ करने के लिए जो है वो रिसर्च करते हैं। तो ड्रग रीपोजिशनिंग भी इसको कहते हैं। तो मतलब होता क्या है कि कोई ड्रग जो कि किसी डिफरेंट मेडिकल कंडीशन के लिए एक्चुअली बनाया गया था, लेकिन उसको हमने जो है देखा कि एक्चुअली ये किसी और भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है वो ड्रग रीपर्पसिंग प्रोजेक्ट्स चलाती हैं रेयर डिसीजेज़, ऑन्कोलॉजी, इन्फेक्शियस या ऑटोइम्यून डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ड्रग रीपर्पसिंग जो है उससे टाइमलाइंस भी कम हो जाती हैं, कॉस्ट भी कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल नवा डी नोवो ड्रग बनाना हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिसर्च की हाईलाइट देखें, रिसर्च ग्रुप ने दिखाया है कि एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है सेलेग्लिन नाम का। तो इसको है एंटी कैंसर थेरेपेटिक्स जो है खासकर ब्रेस्ट कैंसर में उसके में यूज़ किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है प्रपोजल 240 एरो इंजन्स Su-30 MKI एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर करने के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट जेट या फिर फाइटर जेट जो है ये मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और HAL के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। 4th जनरेशन फाइटर जेट है। एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इसमें जो है वो फिटेड है, ठीक है। और इसमें तारंग रेडार वार्निंग रिसीवर जो कि इंडिजिनसली डेवलप है DRDO द्वारा, वो भी जो है फिटेड है। मैक्सिमम इसकी जो फ्लाइट है जो बिना फ्यूल के वो 3000 किलोमीटर तक की एंड्योरेंस है इसकी। और HAL जो है वो इसका मैन्युफैक्चरर है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृष्णा रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा रिवर में जो है पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से कई तरह की जो है बोट्स वो वॉश डाउन हो गई हैं डाउन स्ट्रीम, ओके। तो कृष्णा रिवर क्या है? रिवर है ये साउथ सेंट्रल इंडिया की और 4th बिगेस्ट रिवर है ये आफ्टर गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर के पास ये ओरिजिनेट होती है और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से जो है ये होती हुई निकलती है। टोटल लेंथ इसकी 1300 किलोमीटर की है। जो कृष्ण रिवर बेसिन है वो इतना बड़ा है कि लगभग 8% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का वो सिर्फ कृष्णा रिवर बेसिन का ही है, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और मुनेरू, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is zero FIRs. This topic is important for your governance section. So Union Home Ministry has directed union territories to ensure that zero FIRs which are recorded in local languages are accompanied by a translated copy of the same when these are forwarded to states with different languages. So the aim is to preserve the legal value of these FIRs. So what are zero FIRs? So the term FIR is not defined in any IPC or CRPC or any other law, and in police regulations, information recorded under Section 154 of CRPC is known as FIR, and Section 154 states that every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of the police station, shall be reduced to writing, okay, and the copy of that information shall be given free of cost to the informant. So there are three essential elements of an FIR. First is that the information must relate to the commission of a cognizable offense. The second one is that it should be given in writing or orally to the head of the police station. And the third one is that after recording that statement, it should be written, of course, should be written down and it should be signed by the informant, and it should have key points recorded in the daily diary of the police station. Okay. So what is zero FIR then? So zero FIR can be filed in any police station by the victim irrespective of the residence or the place of occurrence of that crime. So jurisdiction would not apply in that case. So once a person launches an FIR, then zero FIR, then this gets transferred to the relevant police station for further investigation. No regular FIR number is given, and after receiving the zero FIR, the relevant police station registers a fresh FIR and start the investigation. Okay, so this came up after the recommendation in the report of Justice Verma Committee set up after 2012 Nirbhaya gang rape case, and the objective of zero FIRs is to ensure that the victim does not have to run from pillar to post to get a police complaint registered. So the provision is meant to provide speedy redressal to the victim so that timely action can be taken after the filing of the FIR. Okay. So under the new 3 criminal laws, the person can now report incidents by electronic communication as well without the need to physically visit a police station, so which allows for easier and quicker reporting. Okay, under the BNSS, police is now bound to register a zero FIR, and victims are also eligible to receive free copy of the FIR so as to ensure their participation in the legal process. So the next topic is review petition. This topic is important for your polity and governance section both. So a group of medical students who were part of the actual writ petition to cancel the NEET exam, they have recently filed a review petition challenging the Supreme Court's decision to dismiss their previous writ petition. What is a review petition? So it is when a judgment is passed by a court, the doctrine of functus officio applies to it, which means that if the judgment in a case has been pronounced by or an order has been made by the court following the due process of law,
the case cannot be reopened. But there is an exception to it, which is called the review petition. Article 137 of the Constitution gives the court the power to review any of its judgment or orders, and the court has the power to review its rulings to correct a patent error or and not the minor mistakes. Similarly, high courts have also been given the power to review their judgments under Article 226 of the Constitution. So, can any will every review petition be accepted? No. First, there are certain grounds only due to which the review petition gets accepted. First is the discovery of new and important matter or evidence which can basically change the character of that case. Any mistake or error which was apparent on the face of the record while the discussion on the case was happening, or any other sufficient reason which means that any of that reason is aligned with the previous two grounds. Okay, so who can file these review petitions? Any person who is aggrieved by a ruling can seek a review, and as per 1996 rules framed by the Supreme Court, a review petition must be filed within 30 days of the judgment of the order. Okay, and in general, review petitions in court are typically considered without oral arguments from lawyers. Instead, they are reviewed through circulation by the judges in their chambers. Remember that the review petition will be circulated to the same bench which originally delivered the judgment. Okay, and in exceptional cases, oral hearing can also be permitted. Supreme Court will assess the petition to determine if it is qualified for review or not. And if the review petition is dismissed by the court, then the aggrieved person has the last option to go for the curative petition. So the next topic is INDOBIS. This topic is important for your environment section. So recently, Center for Marine Living Resources and Ecology has conducted a national level workshop on the Indian Ocean Biodiversity Information System at its Kochi campus. So INDOBIS is the Indian regional node of the Global Ocean Biodiversity Information System, and it is hosted by the Center for Marine Living Resources and Ecology, Kochi. And INDOBIS collects data on the resolved marine species from the Indian Ocean and contributes to the OBIS. So what is OBIS here? OBIS is one of the largest global repositories of information on marine species, and it provides detailed information on species distribution across the world's ocean. It is supported by a network of nearly 30 regional nodes, and it has been set up by the Intergovernmental Oceanographic Commission of the UNESCO. Okay. So the next topic is Brunei. This topic is important for your international relations. So PM Modi has been visiting in the Southeast Asia. After Singapore, he will be visiting to Brunei, and the aim is to boost commercial and cultural linkages with Brunei. Brunei is located in the northern coast of Borneo Island in Southeast Asia, and it is situated both in the northern and eastern hemispheres of the earth. It is bordered by the South China Sea in the north and all other sides by Malaysia. So Bandar Seri Begawan is the capital and largest city of Brunei, and Brunei is also one of the major oil producers in Southeast Asia. It consists of majority of population here, almost 80% of the population here is ethnically Malay or Chinese. So the next topic is eShram portal. This topic is important for your governance section. So Ministry of Labour and Employment has stated that eShram portal has registered more than 30 crore unorganized workers. So this eShram portal was launched by Ministry of Labour and Employment in 2021 to create a comprehensive national database of unorganized workers. So basically, this is a one-stop solution for unorganized workers of our country, and this registration in the portal gets fully Aadhaar verified and Aadhaar seeded. So this allows an unorganized worker to register himself or herself on the portal on a self-declaration basis. Okay, Ministry also aims to facilitate the access to various social security schemes being implemented by other ministries or departments. This portal is presently integrated with the National Career Service Portal, Skill India Digital Hub, My Scheme Portal, and Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan scheme as well. Okay. So the next topic is AgriSure Fund. This topic is important for your economy section. So Union Minister for Agriculture has recently launched this AgriSure scheme in New Delhi. So AgriSure stands for Agri Fund for Startups and Rural Enterprises, and it is an innovative fund which is a pioneering step towards revolutionizing the agricultural landscape in India.
So this mainly focuses on technology-driven, high-risk, high-impact ventures, and it is designed to fuel growth and foster innovation in the agricultural and rural startup ecosystem. So the funding pattern of this fund, AgriSure fund is that it is a blended capital fund of 750 crore rupees with the SEBI registered category 2 alternative investment fund, and contributions from government of India is 250 crore. NABARD is giving 250 crores, and the rest of the 250 crore rupees is being mobilized from banks, insurance companies, and private investors. Okay. The aim is to promote innovative technology driven initiatives in agriculture and also to support the FPOs. So the fund would encourage entrepreneurship also through IT-based solutions and machinery rental services for farmers. NAB Ventures, which is the fully owned subsidiary of NABARD, will act as the fund manager for the scheme. Okay. So the next topic is drug repurposing. This topic is important for your social issues and your science and tech section. So researchers who have been working in the field of drug repurposing have found the repurpose potential of an antidepressant drug for cancer management. So drug repurposing is the technique of using an existing drug or drug candidate for a new treatment or medical condition for which it was not actually made. So this drug repurposing is basically when you have initially developed a drug for a different medical condition, but now you have found that it is also working in other medical conditions. Okay, so this is a process of serendipity. Okay, so pharmaceutical companies undertake drug repurposing projects for rare diseases, oncology, infectious and other autoimmune diseases for which no specific drugs are available in the market. So drug repurposing is very significant because it reduces timelines and costs, because the drugs are already available. You just need to test it for other problems, and it is very affordable as compared to developing a new drug altogether. Okay. So the research has shown that selagelin, which is an antidepressant drug, can be applied as an anti-cancer therapeutics for breast cancer as well. Okay. So the next topic is Su-30 MKI fighter aircraft. This topic is important for your security section. So recently the Cabinet Committee on Security has approved the proposal for the procurement of 240 aero engines for Su-30 MKI aircraft of the Indian Air Force. So Su-30 MKI fighter jet is a multi-role combat fighter aircraft jointly developed by the Sukhoi Design Bureau and Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force. So this is a fourth generation fighter jet powered by two AL-31FP aero engines, and Su-30 MKI fleet of Indian Air Force was fitted with an air-launched version of BrahMos supersonic cruise missile as well, and it was successfully tested in November 2017. So it is fitted with a Tarang radar warning receiver indigenously developed by our DRDO, and this aircraft also has a maximum unfueled flight range of 3,000 kilometers, and it is being manufactured by HAL. Okay. So the next topic is Krishna River. This topic is important for your environment section. So recently the surge in waters of Krishna River has resulted in boats being washed downstream, and some are also colliding with the gates of the Parakasam barrage. Krishna River is a river in south central India. In terms of water inflows and river basin, Krishna is the fourth biggest river after Ganga, Godavari and Brahmaputra. So it rises in western Maharashtra near the town of Mahabaleshwar, which is about 64 kilometers from the Arabian Sea. It passes through Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh, and it meets the Bay of Bengal in Hamasala Devi in Andhra Pradesh on the east coast. So the total length is about 1300 kilometers. The Krishna River basin is so huge that it is almost 8% of the total geographical area of the country. Okay, and its principal tributaries are Ghatprabha, Malprabha, Tungabhadra, and those who join from the left are Bhima, Musi and Moneru. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.